Good morning, dear students. How are you? ओके तो आज हम लोग जो है आधुनिक वायुमंडल का निर्माण या ऑक्सीजन क्रांति और फिर उसके बाद सुकेंद्रीय कोशिका यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे हुई पढ़ेंगे। ठीक, तो इसके पहले हमने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका बन गई थी और उस समय पहले जो है ऑक्सीजन वायुमंडल में था नहीं, तो वे अनाक्षी श्वसन किण्वन या अनाक्षी श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता था क्योंकि उस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन थी ही नहीं, तो अनाक्षी श्वसन द्वारा या किण्वन या फर्मेंटेशन के जो सामान था उसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते थे और कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते थे। ठीक, फिर क्या हुआ कि कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे जब समुद्र में ख़त्म हो गए, क्योंकि वो सब समुद्र से लेते थे, तो इनको कार्बनिक पदार्थों का अपनी कोशिका के अंदर ही संश्लेषण करना पड़ा प्रोकैरियोटिक, और इसके लिए वो अकार्बनिक पदार्थ लेते थे। उन्हीं अकार्बनिक पदार्थों के किण्वन से ही ऊर्जा उत्पन्न करते थे और उनसे फिर कार्बनिक पदार्थों को ही कार्बनिक पदार्थों में बदलते थे। फिर क्या हुआ कि हमने बताया था कि क्या हुआ कि जो कि पुराने बैक्टीरिया थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका थे, उनमें समुद्र जल से मैग्नीशियम पोरफायरिन रासायनिक पदार्थ लिया, जिससे क्लोरोप्लास्ट बनाया और फिर अब ये सोलर एनर्जी का उपयोग करने लगे। लेकिन जो प्रारंभिक प्रकाश संश्लेषण होता था वो आजकल के प्रकाश संश्लेषण के समान नहीं था, क्योंकि उनमें सल्फर डाइऑक्साइड लिया जाता था और ऑक्सीजन भी उत्पन्न नहीं होता था। तो फिर उस क्लोरोप्लास्ट के आणविक संरचना में परिवर्तन हुआ और फिर जो है वह आजकल के समान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने लगे, जिनमें हाइड्रोजन सल्फाइड के स्थान पर जल का उपयोग होने लगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न होने लगी। तो ये ऑक्सीजन धीरे धीरे वायुमंडल में छा गया। ठीक, अब इस ऑक्सीजन के बनने की क्रिया को ही ऑक्सीजन क्रांति कहते हैं और इस ऑक्सीजन से आगे वायुमंडल में और जीवों में क्या क्या परिवर्तन हुआ, इसी को ऑक्सीजन क्रांति कहा जाता है। इस ऑक्सीजन क्रांति में जो ऑक्सीजन उत्पन्न हुआ, इसने वायुमंडल को भी परिवर्तित करना शुरू कर दिया। तो ये ऑक्सीजन उस समय जो मीथेन था उससे क्रिया करके मीथेन को जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया, यानी कि CH4 प्लस 2O2 जो उस समय सूर्य की रोशनी थी, उन्हीं से ऑक्सीजन और मीथेन के बीच क्रिया हुई, उसी की ऊर्जा का उपयोग करके, यानी कि सोलर एनर्जी का उपयोग हुआ और ये जो है किस में बदल गया, H2O प्लस CO2 में।
2H2O। तो इस तरह से मीथेन से जल और CO2 बना। इसी तरह से जो उस समय के वायुमंडल में अमोनिया थी, उससे भी ऑक्सीजन की क्रिया हुई। ये सब वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, यानी आधुनिक वायुमंडल जो है उसकी संरचना हो रही है। O2 की क्रिया हुई, ये नाइट्रोजन और यानी कि 6NH3 से 6H2O प्लस 3N2, सॉरी 2N2। तो 2N2 का मतलब हुआ 4 नाइट्रोजन। ठीक है, हाँ सही है। फिर तो ये दूसरी क्रिया हुई कि अमोनिया को वही क्रिया करके सोलर एनर्जी का उपयोग करके और इनसे क्रिया हुई, और जिससे जो है जल और नाइट्रोजन, तो इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन भी उत्पन्न हो गया, जो आजकल आप जानते हो कि 78% से ऊपर नाइट्रोजन वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से गैस के रूप में पाया जाता है। तीसरी परिवर्तन क्या हुआ, हमने जैसा आपको बताया था कि शुरू में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना था, तो हाइड्रोजन 90% था, शेष सब जो और बने थे वो सब थे। तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से क्रिया करके सारा जल बना लिया था, तो वायुमंडल से ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गई थी। यानी कि केवल हाइड्रोजन, स्वतंत्र हाइड्रोजन तो था लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। इस वजह से वातावरण क्या था, ऑक्सीकारक के बजाय अपचायक थी। ठीक है, और इससे वो फायदा था कि जो वायुमंडल में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो रासायनिक यौगिक बनते थे वो बहुत अधिक समय तक उसमें स्थायित्व रहता था, जिससे कि आगे की क्रियाएं संभव हो सके। लेकिन अब ऑक्सीजन हो गया, और साथ ही साथ इसके पहले के चरणों में आपने देखा, यानी कि 6-7वें चरण में ही बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया का भी उत्पादन हो गया। तो अब जो है कोई भी पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ जो प्रकृति में बनता है या फिर जीवों के अवशेष के रूप में आते हैं, वो बहुत अधिक समय तक उसी रूप में या उसमें अस्थायित्व तो नहीं रहता है, उनका शीघ्र ही किण्वन हो जाता है या विघटन हो जाता है या ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी वो पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। तो तीसरा तो ये हो गया। और चौथा परिवर्तन क्या हुआ कि वातावरण में ऑक्सीजन के उत्पन्न हो जाने के कारण अनाक्सी श्वसन से जीवों में ऑक्सी श्वसन के विकास की दशा स्थापित हो गई। वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण अनाक्सी श्वसन से ऑक्सी श्वसन की दशा स्थापित हो गई। और तीसरी प्रक्रिया क्या हुई कि जो ऑक्सीजन उत्पन्न हुआ वायुमंडल में, इन ऑक्सीजन के ही आपसी क्रिया से ओजोन बन गया।
बिजली की चमक से, कॉस्मिक रेज से इनमें क्रिया हुई और ओजोन बन गया। और ये जो है पृथ्वी तल से करीब 15 मील यानी 24 किलोमीटर ऊपर और लगभग 15 से 17 किलोमीटर मोटाई की पूरी ओजोन की एक परत या कवच बन गई। इससे क्या हुआ कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण का लगभग 99% इसी कवच के द्वारा रुक गया, जिससे जीवों का अब जल से स्थल पर आगमन के लिए भी संभावनाएं स्थापित हो गई। इससे जल से जीव जो है स्थल पर भी जीवित रह सकते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणों के पृथ्वी तक न पहुंचने के कारण। आजकल जो अल्ट्रावायलेट किरण पृथ्वी तक पहुंचता है वो केवल 1% है। 99% भाग जो है अब ओजोन स्तर के द्वारा ही वहीं रुक जाता है, पृथ्वी तक नहीं पहुंचते। तो इन दशाओं के कारण जो है स्थल पर भी जीवों के आगमन की संभावना स्थापित हो गई। इन्हीं सब घटनाओं को ही ऑक्सीजन क्रांति कहा जाता है। ठीक, तो ये दशाएं जब स्थापित हो गई तो अब इन दशाओं के कारण ही अब आगे प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति हुई है। यूकैरियोटिक कोशिका यानी केंद्रक युक्त कोशिका, केंद्रक युक्त कोशिका। ठीक, तो आजकल के जो भी कोशिकाएं हैं, वर्तमान समय के जो जीव हैं, उनमें जीवाणु और नीले हरे शैवाल को छोड़ दिया जाए तो शेष पादप जंतु सभी यूकैरियोटिक कोशिका के ही बने होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के ही बने होते हैं। और अर्नेस्ट हैकेल 1889 ने यूकैरियोटिक एक कोश की यूकैरियोटिक कोशिका के लिए एक अलग जीव जगत की ही स्थापना की थी, जिन्हें प्रोटिस्टा कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को मोनेरा और यूकैरियोटिक कोशिका को प्रोटिस्टा कहा गया, यानी प्रोटिस्टा की उत्पत्ति। तो माने प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका में कैसे उत्पन्न हुआ, प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका कैसे उत्पन्न हुआ, इस संबंध में 4 परिकल्पनाएं दी गई हैं, विभिन्न मत दिए गए हैं। तो नंबर 1 जो दिया गया है उसको कहते हैं उद्दीकासी या इवोल्यूशनरी थ्योरी। ये ओपरिन के समर्थकों के द्वारा दिया जाता है और इनके अनुसार, जैसा कि इन्होंने पूरी अपनी थ्योरी में बताया ही है कि आदि वातावरण में पहले न्यूक्लियो प्रोटीन बना था, उनसे फिर वायरस जैसे परजीवी बने थे और फिर उससे प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी और फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका
के ही जीन उत्परिवर्तन, विभेदीकरण और उद्दीविकास के कारण यूकैरियोटिक कोशिका बना, यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति हुई। ये प्रथम, इसी को इवोल्यूशनरी थ्योरी कहा जाता है। दूसरा जो थ्योरी दी गई है वह स्वतंत्र उत्पत्तिवाद, इंडिपेंडेंट थ्योरी, अर्थात इस थ्योरी के अनुसार सुकेंद्रीय कोशिका और पूर्व केंद्रीय कोशिका दोनों की उत्पत्ति स्वतंत्र रूप से अलग अलग हुई है। माने एक तरफ सुकेंद्रीय कोशिका की उत्पत्ति विकास हुआ और दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय कोशिका की विकास हुई, दोनों में कोई संबंध नहीं है। यह कहलाता है इंडिपेंडेंट ओरिजिन थ्योरी। तीसरा, सहजीवी उत्पत्ति मत। सहजीवी उत्पत्ति मत ये दिया गया था वालिन 1920 और लायन मार्गुलिस 1970 के अनुसार। सहजीवी उत्पत्ति मत क्या है, किसके द्वारा दिया गया था? वालिन 1920 तथा लायन मार्गुलिस 1970 के अनुसार। इसमें बताया गया है कि अवायवी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर वायवी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के प्रवेश करने और दोनों के बीच सहजीवी साहचर्य स्थापित हो जाने के बाद यही सहजीवी साहचर्य कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में परिवर्तित हो गई। ऐसा इसलिए भी कहा गया है कि वायवी जीवाणु और नीले हरे शैवाल, वायवी जीवाणु और नीले हरे शैवाल, ये यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के समान है। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के समान है। वायवी जीवाणु माइटोकॉन्ड्रिया के समान है और जैसा कि हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं अपना डीएनए होता है जीवाणुओं के समान, जो सर्कुलर होता है डीएनए, और इनमें स्वयं प्रोटीन का संश्लेषण की क्षमता होती है और सेल्फ डुप्लीकेशन की क्षमता होती है, ठीक जीवाणुओं के समान। इसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट में भी अपना एक डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, इनमें भी प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता होती है और सेल्फ डुप्लीकेशन की भी क्षमता होती है। आवश्यकता अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया भी अपनी संख्या बढ़ा लेता है और क्लोरोप्लास्ट भी अपनी संख्या बढ़ा सकता है। इसीलिए इनको कोशिका के अंदर कोशिका कहा जाता है। तो इस थ्योरी से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, अवायवी प्रोकैरियोटिक कोशिका में वायवी प्रोकैरियोटिक कोशिका के प्रवेश करने और उनके अंदर सहजीवी साहचर्य स्थापित हो जाने से ही उन्हीं
प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति हुई है। चौथा, कोशिका भित्ति या कोशिका जीवोद्भव झिल्ली या कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका बना है। इस मत के अनुसार प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका झिल्ली अंदर इन्वेजिनेट करके माइटोकॉन्ड्रिया, लवक तथा दूसरे केंद्रक तथा दूसरे झिल्ली युक्त कोशिकांग का निर्माण किया और फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका बना, जो आजकल की सभी जीव जातियों की कोशिकाएं, पादप, जंतु सभी यूकैरियोटिक कोशिका के ही बने हैं। केवल जीवाणु और नीले हरे शैवाल ही प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। आधुनिक वैज्ञानिक जो है ये मानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, हरित लवक, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में वायवी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करने से ही सहजीवी सहचर के रूप में ही बने होंगे, किंतु अन्य जो कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग है, उन सब की उत्पत्ति इनवाइजिनेशन द्वारा ही बना है। ठीक, तो इस तरह से जीवन की उत्पत्ति, एक कोश की प्राणियों की उत्पत्ति, प्रोकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति और यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई, अब आपने पढ़ा। ओके, थैंक यू।